हेलो फ्रेंड्स। सो जैसा कि हम लोगों ने सीजीपीएससी मेंस के मुख्य परीक्षा के तीनों पेपर का जो एनालिसिस है वो संपन्न किया था। नाउ वी विल डिस्कस द सॉल्यूशंस एंड क्वेश्चन पेपर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम द पेपर वन, दैट इज द लैंग्वेज। सो अगर तीनों पेपर के क्वेश्चंस का हम लोग एनालिसिस करें तो हम लोग यहाँ पे पाएंगे इंग्लिश के पेपर में कि हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहला 8 क्वेश्चन टोटल आए हुए हैं। 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो डू एज डायरेक्टेड के ऊपर है। अब डू एज डायरेक्टेड में हम लोग देखते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फॉर द विद रिस्पेक्ट टू रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेस। तो सेंटेंस का जो अरेंजमेंट है उसके ऊपर आपको इसका वैल्यू क्यों है, तो अभी से इसको मार्क कर लीजिए कि एक्सप्लेनेशन के रूप में मैंने इसको डाला है कि सेंटेंस का जो रीअरेंजमेंट है वो सभी अभ्यर्थियों के अंग्रेजी के प्रॉपर सिंटेक्स के समझ के बारे में है। स्पेशली द सब्जेक्ट वर्ब प्रेडिकेट बोलते हैं ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट और उसके बाद वाले दोनों को, ये वर्ब और ऑब्जेक्ट को प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट रिलेशनशिप को हम लोग क्या अच्छे से समझते हैं। ये आपके सेंटेंस के अरेंजमेंट के लिए काम आता है, स्पेशली विद मॉडिफायर्स। तो ये इसेंशियल है। सेंटेंस अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट चेक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉपर इंग्लिश सिंटेक्स, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और टू से सब्जेक्ट प्रेडिकेट arrangement with some of the modifiers. This understanding is required for covering the question. So let's see the question. Question का solution मैंने दिया हुआ है। The youth, the of youth growing great, the crime of concern great, it is of great concern या growing concern matter among is today, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है the growing rate of crime among the youth is a matter of great concern today. So इसका मतलब क्या है, आजकल युवाओं में क्राइम का बढ़ता हुआ रेट जो है वो बहुत बड़े कंसर्न का विषय है या टॉपिक है। तो दूसरा देखते हैं, दूसरा टॉपिक, दूसरा क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज। देखिए ग्रेटेस्ट वगैरह जो क्वालिफायर्स है, द बर्ड लाइफ माइग्रेशन ऑफ इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज, इस तरफ से आएगा, माइग्रेशन ऑफ बर्ड लाइफ इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज। ठीक है, तो इसके लिए जो टिप है वो हम लोगों ने मेंशन किया हुआ है। वन ऑफ द के बाद हमेशा जो है सुपरलेटिव डिग्री के जो क्वेश्चन है, एडजेक्टिव है, क्वालिफायर है, उसका यूज होता है। जैसे कि यहां पे ग्रेटेस्ट है, जब भी वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द वर्स्ट, इस तरीके का आप लोगों ने सुना होगा, जिसको सुपरलेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। प्लस प्लूरल नाउन, कभी भी सिंगुलर नाउन आपको नहीं मिलेगा। तो ये कॉमन स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो आपका सेंटेंस करेक्शन का जो प्रश्न है आगे चल के भी सही होगा। तो ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन था। उसके बाद सेकंड देखते हैं, करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन के लिए फिर से आया है, इट इज रेनिंग वेरी हेवीली सिंस लास्ट नाइट। तो जहां पे भी सिंस लास्ट नाइट, सिंस आया है, वहां पे आप देखोगे तो कंटिन्यूटी का भाव होता है। तो इट हैज बीन रेनिंग हो जाएगा, वेरी हेवीली सिंस लास्ट नाइट। सिंस के साथ जो है वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेनेशन का जो पॉइंट है उसमें कुछ की एस्पेक्ट्स है जो आगे चल के भी आपको परीक्षा में प्रश्नों को बेहतर करने के लिए मददगार होगा। तो दिस इज वन ऑफ द यूनिक थिंग आई हैव ट्राइड टू इंट्रोड्यूस इन आवर एक्सप्लेनेशन सेशन, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू इंग्लिश। अब एक पुराने वीडियो में किसी साथी ने मेरे अंग्रेजी के ग्रामर के ऊपर प्रश्न किया था। डेफिनेटली देयर इज नो परफेक्शन इन एनी टीचर आर पर्सन। मैं जब 12वीं पढ़ता था या कॉलेज पढ़ता था तो अंग्रेजी का ट्यूशन पढ़ाया करता था। मैं खुद भी एक जगह पे ज्ञानोदय इंग्लिश क्लासेस है, वहां स्पोकन इंग्लिश के लिए जाता था। नो डाउट मैं वो जो बोलने का फोनेटिक्स वाला एस्पेक्ट है उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया, बट द ग्रामर पार्ट आई ट्राइड माय बेस्ट टू लाइक इम्प्रूव।
तो आपको मैक्सिमम स्कोर के लिए जो पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, उनको याद रखना है। जैसे कि ये वन ऑफ द के साथ सुपरलेटिव यूज हो रहा है, सिंस के साथ जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज हो रहा है। इन आयामों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनरली सी हैजंट हेडेक्स, हैजंट, ये तो हैजंट जो है ये डज नॉट हैव हो जाएगा। जनरली सी डज नॉट हैव हेडेक्स, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको हम लोग आगे चल के किसी क्लास में जो माइनस एक्शन वर्ब्स हैं, प्लस एक्शन वर्ब्स हैं, उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। माइनस एक्शन वर्ब्स मींस ऑक्सिलरी वर्ब्स जिनका मीनिंग बदलते भी रहता है, वो स्ट्रक्चर होते हैं, पर हमको कौन से ऑक्सिलरी वर्ब के साथ प्रेजेंट टेंस का या वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है इसको देखना है। तो हैजेंट का जो प्रयोग है, यूज है, वो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होता है। उसके बाद एक हैव आपको और लगाना पड़ेगा। यहां हैव जो है मेन वर्ब है, तो इन दोनों एस्पेक्ट को आपको फोकस करना है। सो डज नॉट हैव आ जाएगा। जनरली सी डज नॉट हैव हेडेक्स, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Either the cat or the dog have been there, तो have been नहीं होगा, दो के लिए either or के साथ अगर दो इसकी बात है तो has हो जाएगा। तो either the cat or the dog has been there, या तो कुत्ता या बिल्ली वहां पे था, तो either or के साथ नियरर सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हैज आएगा। डॉग जो है वो सिंगुलर है, तो इस बात का ध्यान रखना है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ही हैज सेव्ड हार्ड एंड नाउ हैज लिटिल मनी, तो लिटिल हैज अ लिटिल आ जाएगा, लिटिल के साथ जो है अ लिटिल हो जाएगा। ही हैज सेव्ड हार्ड एंड नाउ हैज अ लिटिल मनी, तो लिटिल माने करीब करीब नहीं होता है और अ लिटिल माने कुछ होता है, इसको आप ध्यान में रखिए। ये वाला आयाम पे आप फोकस करिए। लिटिल, ऑलमोस्ट, नन, ये एक नेगेटिव सेंस में है, और अ लिटिल, कैन आई हैव वाटर, या आई हैव अ लिटिल मनी, आई हैव अ लिटिल अमाउंट ऑफ समथिंग, या कोई केवल लिटिल के साथ यूज हो रहा है तो वो बताएगा नेगेटिव सेंस में, ऑलमोस्ट नथिंग, ठीक है। तो अ लिटिल मींस सम, पॉजिटिव, यहां सेंस सकारात्मक है, तो ये वाला आयाम को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आया है। यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, तो राइट का लेटर व्हेन ही केम टू माय हाउस, सो जब वो मेरे घर आया तो मैं क्या कर रहा था, तो हो सकता है मैं लेटर लिख रहा होऊंगा, तो इसमें प्रेजेंट आपको पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करना है। तो आई वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन ही केम टू माय हाउस, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो हमेशा यूज होता है फॉर एक्शन इन प्रोग्रेस एट अ पॉइंट इन द पास्ट, तो कोई भी एक्शन जो है जो चल रहा होगा पास्ट में किसी पर्टिकुलर पॉइंट में, उसके लिए एट एनी पॉइंट, दिस पॉइंट इज दिस वन, व्हेन ही केम टू, व्हेन ही केम टू, तो उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में वाज राइटिंग वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टीचर असेस द प्रोजेक्ट्स व्हिच आई प्रिपेयर, तो व्हिच आई हैड प्रिपेयर्ड हो जाएगा। असेस किया है तो मैंने पहले से किया रहा होगा, तो पास्ट परफेक्ट जो है इज यूज्ड फॉर द अर्लियर ऑफ द टू पास्ट एक्शंस, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में आ रहा है। द टीचर असेस द प्रोजेक्ट्स व्हिच आई हैड प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो हैव, हैड, हैव, हैज, इसके साथ जो है हैड का यूज होता है, ठीक है। हैड इज द पास्ट परफेक्ट ऑफ हैव, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको क्लियर है। नाउ
कुछ हम संभावित प्रश्न जो है, पॉसिबल प्रश्न है, वो भी देखते हैं। करेक्ट द सेंटेंस, ही डू नॉट लाइक्स मैंगो, तो डू के जगह फिर से डज आ जाएगा, डू के जगह फिर से डज आ जाएगा, डज नॉट लाइक मैंगोज। ठीक है, उसी तरीके से इज द रिवर गंगा होली, द गंगा इज अ होली रिवर। ठीक है, द जो है वो क्वालिफाई करता है। उसी तरीके से आप और देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, अगर हम ब्लैंक्स का देखें, ही वेट फॉर 2 hours बिफोर द ट्रेन अराइव, ट्रेन के आने से पहले वो कितने घंटे तक वेट करता रहा, तो ही हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours, हैड बीन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ सुझाव है जो मेरी तरफ से मैं देना चाहूंगा। सेंटेंस करेक्शन जो है उसमें टेंस, एग्रीमेंट और सिंटेक्स एरर्स जो है, सिंटेक्स माने वर्ब, सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो बताया था, प्रेडिकेट में वर्ब और ऑब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है और सब्जेक्ट है, इसको आपको देखना है क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में अभी एनालिसिस है, कौन से पॉइंट पे फोकस करना है। उसी तरीके से रीअरेंज में सेंटेंस स्ट्रक्चर का जो स्ट्रेटेजी है उसको आपको ध्यान में देना है। वर्ब के फॉर्म्स जो है उसमें विशेषकर पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस जो है उसको ध्यान देना है। ये जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें, तो आप इन सेक्शंस को बेहतर कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है वो रिलेटेड है स्पेलिंग, इडियम, सिनोनिम्स और एंटोनिम, समानार्थी, विरुद्धार्थी, स्पेलिंग और इडियम से। तो ये जो है वो स्टूडेंट्स का वोकैबुलरी, मुहावरे का समझ, वर्तनी की जानकारी और समानार्थक, विलोमार्थक शब्दों की समझ को परखता है। तो क्या जांच कर रहा है, कौन सा क्वेश्चन, ये भी हम लगातार इसमें डिस्कस करते जाएंगे। करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, तो पोजेशन है, पोजेशन माने कुछ रखना या नहीं रखना, एक्सप्लेनेशन डबल एस उसमें है और ION है। एंडिंग इज ए कॉमन इन नाउन्स डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ब्स, पोजेस का पोजेशन, ठीक है, कंसेस का कंसेशन, ठीक है। इस तरीके से आपको एक्सेस का एसेशन, इस तरीके से अलग अलग आपको मिलेगा। तो जो कॉमन है एक्सप्लेनेशन वो मैं आपको दे रहा हूं कि जहां पे डबल एस रहता है और ION, ये जो कॉमन है नाउन में, ठीक है, तो पोजेशन, पोजेस ये आप जानते होंगे, ये ION है, ठीक है। वर्ब से आपको नाउन बनाना है तो इस तरीके का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अकोमोडेशन, फिर से डबल आ जाएगा, दिख रहा है वो इजी है। अकोमोडेशन ट्रिक जो है इट कंटेन्स डबल C एंड डबल IN, डबल C एंड डबल M, ठीक है। एकोमोडेट करना से एकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूज द फॉलोइंग इडियम इन द सेंटेंस, अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ठीक है। अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब होता है कि किसी पेरेंट्स या किसी और से मिलता जुलता या अपने प्रीडिसेसर से मिलता जुलता। अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, सेंटेंस रवि इज अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक जस्ट एज हार्ड वर्किंग एज हिज फादर, ठीक है। तो एक पहला कलेक्टर वो दूसरे कलेक्टर का, इट मींस अ पर्सन हु रिजेंबल्स देयर पेरेंट्स, मेनली पेरेंट्स के लिए यूज होता है। अ पर्सन हु रिजेंबल्स देयर पेरेंट्स इन कैरेक्टर और बिहेवियर, अगर आपके माता पिता का कोई ट्रेट है किसी विशेष रिस्पेक्ट में भी या इन जनरल, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ठीक है। तो ये आपके ग्रामर को भी और आपके वोकैब को भी इंप्रूव करता है, इडियम्स जो है। अ फेयर वेदर फ्रेंड, अब इसका मतलब है आसानी से अंदाजा जा सकता है कि जो सुख में साथ आए और दुख में साथ ना हो ऐसे दोस्त। तो इसका मतलब सी डिसअपियर्ड व्हेन आई लॉस्ट माय जॉब, टर्न्स आउट शी वाज जस्ट अ फेयर वेदर फ्रेंड, ठीक है। तो फेयर वेदर फ्रेंड से हमको बचने की सलाह है। और ये जब संकट का समय है, आपके लॉस का समय है, आपका फेलियर का समय है, तो कौन आपके साथ है या नहीं है उसी से पता चलता है। अ फ्रेंड हु सपोर्ट्स यू ओनली व्हेन
थिंग्स आर पॉजिटिव आर गोइंग वेल। ठीक है, अब सिनोनिम्स है, कुछ सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, ये तो देखते रहने का। डॉर्मेंट, डॉर्मेंट का मतलब है इनएक्टिव, बहुत दिन से, लॉन्ग समय से इनएक्टिव, तो उसका डायरेक्ट ये आ जाएगा इनएक्टिव, एस्लीप और पैसिव। डॉर्मेंट वोल्केनोस, आप इसके बारे में सुने होंगे ज्योग्राफी में। ठीक है, द वोल्केनो हैड रिमेन डॉर्मेंट फॉर सेंचुरीज। ठीक है, अब मेरे को याद नहीं था, मैं इसी का एग्जांपल यूज किया हूं। तो डॉर्मेंट जो है, आप जो पुराने समय से इनएक्टिव है, काफी सुसुप्त अवस्था टाइप का बोलते हैं। ठीक है, एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइप का। ठीक है, एक्सेप्शनल के लिए इसीलिए मैंने 2-3 सिनोनिम्स दिए हैं। रिमार्केबल, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ही शोड एक्सेप्शनल टैलेंट इन मैथमेटिक्स। ठीक है, राइट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग। रिपेल, रिपेल माने दूर भेजना, उसका उल्टा हो जाएगा अट्रैक्ट, पास लाना। रिपेल पॉजिटिव और नेगेटिव जो है, नॉर्थ और साउथ पोल जो है मैग्नेट के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एंड द सेम पोलैरिटी, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव इन अ मैग्नेट रिपेल्स ईच अदर। ठीक है, दूर करना या ढकेलना, अट्रैक्ट माने खींचना, ये बहुत इजी है। फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं साइंस में। प्रोहिबिट, प्रोहिबिट माने मना करना। ठीक है, परमिट या अलाउ। तो इसका शुद्ध हिंदी, अगर हमको शुद्ध हिंदी करते जाना है, प्रतिबंधित, प्रतिबंध है। प्रोहिबिशन माने प्रतिबंध, तो अलाउ करना। परमिशन, परमिट से परमिशन बनेगा। अभी जो इससे पहले देख रहे थे हम लोग, वर्ब से कैसे नाउन बनता है उसके ऊपर है। प्रोहिबिट से प्रोहिबिशन, परमिट से परमिशन। ठीक है, अलाउ से अलाउंस। संभावित प्रश्न हम देख सकते हैं सेपरेटली में, सेपरेटली, सेपरेटली, ऐसे आपको भाई प्रैक्टिस करना चाहिए। करेक्ट द स्पेलिंग डेफिनेटली, तो डेफिनेटली, ये एन ए है, ये नहीं रहता, इस पे आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इडियम प्रैक्टिस, टू स्मेल अ रैट, टू स्मेल अ रैट मतलब कोई चीज बुरा हो उसका अंदेशा हो जाना। आई स्मेल्ड अ रैट व्हेन ही गेव वेग आंसर्स टू माय क्वेश्चंस। उसी तरीके से हिट द नेल ऑन द हेड, टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग अ सिचुएशन। हिट द नेल मतलब एडजेक्ट पकड़ लेना किसी चीज को, या मुद्दे की बात को पकड़ के उसको बताना। टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग अ सिचुएशन, इधर उधर गोल पोल नहीं करना है। सिनोनिम में प्रैक्टिस में देखते हैं, ब्रेव, करेजियस, वेलिएंट, ऑनेस्ट में सिंसियर, ट्रूथफुल, जनरस, स्ट्रिंगी, होपफुल, पेसिमिस्टिक, आशावादी, निराशावादी। इस तरीके से सुझाव क्या है स्पेलिंग्स के लिए, जो कॉमन एग्जाम मिस स्पेलिंग्स है और मेमोरी टिप्स है, इसको आपको देखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिफर करें मेरे ख्याल से, और रेन एंड मार्टिन या कोई भी एक अच्छा ग्रामर का बुक भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इडियम्स में विजुअलाइजेशन एंड यूजेज इन फॉर्मल इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट, इसको ध्यान रखना है। सिनोनिम और एंटोनिम्स में आपको रूट वर्ड्स की पहचान आपके द्वारा बहुत जरूरी है। कॉन्ट्रास्टिव एग्जांपल्स को भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो क्या जांच करते हैं, फ्रेजल वर्ब्स, ये दोनों आपके वोकैबुलरी की, भाषा की संक्षिप्त, कंसाइज एक्सप्रेशन कैसा है आपका, बहुत लंबा घुमा फिरा के तो नहीं बोलते हैं, और मुहावरेदार अंग्रेजी को के नॉलेज को आपका परखता है। तो गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अ डिसीजन दैट कैन नॉट बी टेकन बैक, जिसको रिवोक नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी टेकन, रिवोक करना किसी ऑर्डर को, किसी आदेश को, किसी डिसीजन को, तो इररिवोकेबल। ठीक है, उसी तरीके इर जो है वो एक नॉट, इर माने नॉट, इररिस्पॉन्सिबल आपने सुना होगा, इररिस्पॉन्सिबल, इररिवोकेबल, इर जो है वो नहीं के मतलब का होता है। ठीक है, दैट कैन बी रिवोक्ड से इररिवोकेबल, जो वापस नहीं किया जा सकता।
उसी तरीके से द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ डिसीज बाय इट्स सिम्टम्स। क्या है डायग्नोसिस? बहुत ही इजी है, अ मेडिकल टर्म, पहचान करना बीमारी की, सोशल बीमारी में। डायग्नोसिस जो है वो आप किसी चीज के कारण का ये लगाते हैं, स्पेशली मेडिकल टर्म्स में यूज होता है या किसी बीमारी में, ठीक है। यूज द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स इन अ सेंटेंस। लुक अप टू, अब ये जो लुक फॉर, लुक इनटू, लुक अराउंड, लुक फॉर, ये सबको आपको लगातार देखना है। लुक अप टू माने होता है कि किसी का सम्मान करना, टू एडमायर और रिस्पेक्ट समवन। आई हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू यू, या माई मदर या माई ब्रदर लुक्ड अप टू समवन फॉर हिज इंटेग्रिटी एंड डिसिप्लिन। तो आप किसी चीज का प्रशंसा करते हैं, किसी से सीखते हैं, किसी को एडमायर करते हैं, उस एस्पेक्ट को आप लुक अप टू बोलते हैं, ठीक है। लुक इनटू किसी चीज में देखने का होता है, आई विल लुक इनटू दिस मैटर, ठीक है, उस तरीके का। लुक अप टू, ऊपर, आपसे ऊपर है, अच्छा है, उसको आप देखते हैं। गिव इन, अब गिव अप को आप जानते हैं, लेकिन गिव इन जो है इट मीन्स टू सरेंडर और एग्री आफ्टर सम रेजिस्टेंस। गिव अप माने छोड़ना। आफ्टर अ लॉन्ग आर्ग्यूमेंट ही फाइनली गेव इन टू द प्रपोजल, गेव इन टू द सम एस्पेक्ट, ठीक है, गिव इन टू सरेंडर और एग्री आफ्टर रेजिस्टेंस, ठीक है। सरेंडर, गिव इन मतलब कोई आर्ग्यूमेंट है, कोई प्रपोजल है जिसमें इनिशियली कोई एग्री नहीं कर रहा हो या आपकी बात नहीं मान रहा हो, वो बाद में मान जाए, ठीक है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए कुछ सुझाव है या एग्जांपल्स है। वन हु टॉक्स टू मच, लोकाक्यूसस। वन हु लव्स मैनकाइंड, फिलैंथ्रोपिस्ट। गवर्नमेंट बाय द पीपल, डेमोक्रेसी। अब ये जो क्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी, इस तरीके की चीज का जो मीनिंग है उसको भी आपको जानना है। रूट वर्ड और प्रीफिक्स सफिक्स को, जैसे कि ये अ पर्सन विद वाइड नॉलेज, पॉली में वाइड माने पॉली माने मल्टीपल। उसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए, ऐसे प्रश्नों में प्रीफिक्स और रूट वर्ड की समझ बहुत काम आती है। सो लाइक वी सी, फील मीन्स लव, ठीक है। एंड फिलैंथ्रोपी, लॉजी means study, biology, sociology and all everything you might have studied about, ठीक है। उसी तरीके से आप इज्म देखे होंगे, किसी प्रकार का वाद, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, मार्क्सिज्म, आप लोगों ने अम्बेडकरिज्म, गांधीज्म, इस तरीके से शब्द आप लोगों ने सुने होंगे। तो ऐसे रूट वर्ड्स जो है, सफिक्स और प्रीफिक्स जो है, उसको आपको ध्यान में रखना है, जिससे कि आप आसानी से बहुत सारा वर्ड जो है उनका मीनिंग और उनको डिकोड कर सके। फ्रेजल वर्ब्स पे भी हम लोग देखते हैं। कॉल ऑफ, जैसे कि कैंसिल करना, कॉल ऑफ द मीटिंग, कॉल ऑफ द प्रपोजल, उस तरीके से द मैच वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन। ब्रिंग अप, टू रेज अ टॉपिक और अ चाइल्ड। ही ब्रॉट अप, ये बहुत आसान है, एग्जांपल के लिए मैंने रखा है। कम अक्रॉस, कुछ आना, आपके रास्ते में या आपके जर्नी में या कुछ काम करते हुए कुछ नया आना। He came across, I came across a person to find by chance, I came across an old friend yesterday, ठीक है, आते जाते कोई मिल गया अचानक। टेक ओवर, कंट्रोल टेक ओवर करना, कंपनी का ओनरशिप टेक ओवर करना, कोई पद या कोई ऑफिस को टेक ओवर करना। सी टूक ओवर एज मैनेजर लास्ट वीक, ठीक है। संभावित क्वेश्चन के अभ्यास भी हैं। तो गिव वन वर्ड फॉर अ पर्सन हु नेवर बिलीव्स अदर्स इजीली। सेप्टिक बहुत आसान है, पर ये क्वेश्चन में आया है। यूज फ्रेजल वर्ब, ब्रेक डाउन इन अ सेंटेंस, ब्रोक डाउन, ब्रेक डाउन। हर कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू द एयरपोर्ट, खराब हो जाना, बिगड़ जाना। इसमें जो सुझाव है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, वो डेली यूजेज के वर्ड्स को आप देखें, उसके बाद रूट वर्ड के स्ट्रेटेजी को पहचाने। रूट वर्ड में क्या रखा है, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। फ्रेजल वर्ब, विजुअल क्यूज प्लस पेयरिंग विद रियल लाइफ एग्जांपल्स, ये आपको
फ्रेजल वर्ब्स के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं वॉइस के चेंज में। तो वॉइस चेंज या प्रीपोजिशन या कंजक्शन जो है वो किस चीज के लिए लाभदायी होता है या क्यों पूछा जाता है? यह जो पार्ट है, दिस पार्ट इज टू चेक द ग्रामर स्किल्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड लॉजिकल फ्लो, इट्स अंडरस्टैंडिंग इन डिफरेंट एक्सपीरियंस। सो चेंज करना है वॉइस को, फर्स्ट पर्सन से थर्ड पर्सन की ओर बनाना है। व्हाई शुड आई बी सस्पेक्टेड बाय यू? अब बाय यू जो है ये बदल जाएगा, व्हाई शुड यू सस्पेक्ट मी। बहुत इजी है ये। पैसिव वॉइस में बाय प्लस सब्जेक्ट होते हैं, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ला सामने में लाके वर्ब ला टेंस के अनुसार बदलता ना मन। ठीक है, छत्तीसगढ़ी हिंदी में अगर देखा जाए तो शुड आई बी सस्पेक्टेड है, शुड यू सस्पेक्ट मी हो जाएगी नहीं। अब देखिए, यू मस्ट लुक इनटू द मैटर। अब इसमें बाय यू को नहीं डालोगे तो भी चलता है, पर चूंकि यू शुड लुक इनटू द, अगर समवन मस्ट लुक इनटू रहता, द मैटर मस्ट बी लुक्ड इनटू बस हो जाता। बाय यू मस्ट लिखा है तो बाय यू आखिरी में जुड़ जाएगा। लुक इनटू इज अ फ्रेजल वर्ड, ध्यान देने वाला। अभी जस्ट कुछ सेकंड्स पहले मैं डिस्कस किया था, इसे अलग नहीं करना चाहिए। लुक इनटू को मस्ट बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल पैसिव कंस्ट्रक्शन में यूज होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन। आई विल सिट एट माय डेस्क, ऑन नहीं होगा, इन नहीं होगा, टू डू माय लेसन। आई विल सिट एट माय डेस्क। एट जो है वो स्पेसिफिक प्लेस या पॉइंट के लिए यूज होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है इस जानकारी को। एट का यूज जो है स्पेसिफिक प्लेस या पॉइंट में होता है। अराइव एट, इस तरीके का भी आप लोगों ने सुना होगा। He does not leave his house before or until, तो ऑब्वियसली बिफोर होगा। टाइम बेस्ड एक्सप्रेशन में जो है बिफोर और until दोनों का प्रयोग है। He does not leave his house before 9 o'clock। ये टाइम वाला जो है by, at, in, before, until, ये आपको देखना है। 3-4 एग्जाम्पल्स के साथ आप समझेंगे, ये बहुत इजी हो जाएगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगातार एसएससी में, बैंकिंग में, यूपीएससी में और सीजीपीएससी में भी पूछे जा रहे हैं। Fill in the blanks with suitable conjunction. Conjunction. She had given up novel writing. She was still fond of. कुछ किया फिर भी कुछ। She was still, still के साथ क्या आएगा? तो although, दो इस टाइप का वर्ड आएगा, तो although के जगह दो जो है वो परफेक्ट है। दो जो है she had given up the novel writing. She was still fond of using her pen. कंट्रास्ट दिखाने के लिए यूज होता है दो, although, डिस्पाइट, इस तरीके का। तो ऑल्दो और दो में आपका दो जो है परफेक्ट है। नो सूनर हैड सी अराइव्ड देन, नो सूनर देन के बारे में आप लोग सब जानते ही हैं। नो सूनर डिड, ठीक है, तो देन नो सूनर हैड सी अराइव्ड देन द टेलीग्राम केम। नो सूनर के साथ हमेशा देन का प्रयोग होता है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखें। कोरिलेटिव कंजंक्शन जो है आइदर और, नाइदर, नार, नो सूनर देन, इस टाइप का चीज हम लोग लगातार 10वीं के स्तर पर पढ़ते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वॉइस के बारे में हम लोग देख रहे हैं। ये नियम के लिए है कुछ। He writes a letter is written by him. She will complete the work will be completed. अंग्रेजी में अगर आपको समस्या है, अगर वर्ड में, सेंटेंस में, वॉइस में, पार्ट ऑफ स्पीच में, तो कुछ दिन के लिए इसका क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इवन हमारे यहाँ सीजीएस रायपुर में भी कर सकते हैं, या फिर किसी भी एक अच्छे टीचर के पास आप स्पोकन और ग्रामर पे कमांड जरूर रखिए। ये दोनों बहुत ही जरूरी है। ये आपके रियल लाइफ में भी काम आने वाले हैं और एग्जाम में भी आपको बहुत सारे मार्क्स फेच करने वाले हैं।
तो पैसिव वॉइस के लिए टेंस के अनुसार ही आपको बी का रूप जो है और वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना है। मॉडल वर्ब के साथ जो है कैन, कुड, शैल, शुड, मस्ट, बी। अब कैन के साथ बी, शुड के साथ बी, जितने भी माइनस एक्शन वर्ब्स हैं या ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उनमें मैक्सिमम के साथ बी का यूज हो सकता है। हैव के साथ नहीं होता है, ठीक है। हैव के साथ बीन आ जाता है, आपको पता होगा। प्रीपोजिशंस के लिए जो क्विक टिप्स है, सीट एट डेस्क, गो टू स्कूल, लिव इन अ सिटी, वर्क ऑन द रोड, ठीक है, ऑन द टेबल, इस तरीके का। कंजक्शन की पैसेज में आपको जैसे कि कॉन्ट्रास्ट हाईलाइट करना है, अभी वाले क्वेश्चन के लिए जो सजेशन है उसके लिए दो, ऑल्दो, बट, डिस्पाइट, इंस्टेड ऑफ, इस तरीके से अलग अलग यूज होता है। टाइम के लिए व्हेन, व्हाइल, एज सून एज, नो सूनर देन। कंडीशन के लिए इफ, अनलेस यूज होते हैं मेनली। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर देखा जाए तो चेंज टू चेंज वॉइस में चेंज करना। सी इज राइटिंग अ नॉवेल, अ नॉवेल इज बीइंग रिटन बाय हर, fill in the blanks, he stayed home, blank, it was raining because it was raining, choose a correct preposition। she arrived at the airport on time, to the airport नहीं होगा, she went to the airport हो सकता है, ठीक है। वॉइस चेंज में टेंस वॉइस को रिलेशन टेबल आपको पता रहना चाहिए। ये प्रैक्टिस की बात है, इसको रटने रटाने की नहीं है। लगातार आप इस काम को करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपसे कोई क्वेश्चन और आंसर इनकरेक्ट नहीं होगा। कंजक्शन में क्या है, अब देखिए प्रीपोजिशन में टाइम और प्लेस, डायरेक्शन, इनके जो प्रीपोजिशंस हैं इसको आपको एक दो बार देखने हैं पढ़ेंगे। कंजक्शन में कई सारे टाइप होते हैं, कोऑर्डिनेशन का टाइप है, सबऑर्डिनेशन है, जो एग्जामिनेशन है। एग्जाम्पल के साथ इसको देखना है हमें। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो आया है वो आर्टिकल प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर आया है। अगला 5वां नंबर का क्वेश्चन। ये जो पार्ट है वो इंग्लिश ग्रामर के बुनियादी समझ को परखता है, परखने में मदद करता है। खास तौर पर पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए आपका यूजफुल है। आर्टिकल, प्रोनाउंस, रिलेटिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता है। पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ते हैं, आर्टिकल, प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इन सब के प्रयोग में। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द प्रॉपर आर्टिकल। यस्टरडे अ यूरोपियन, एन नहीं होगा, ठीक है, अ यूरोपियन होगा। कॉल्ड एट माय ऑफिस, एन यूरोपियन नहीं आएगा इसमें, तो ए और एन। यूरोपियन का उच्चारण यूरोपियन, यूरोपियन, यूरोपियन ऐसा होता है। कांस्टेंट कंसोनेंट प्रोनाउन साउंड है इसमें आपका स्वर नहीं है, ठीक है, इसलिए ए का प्रयोग होता है, एन का नहीं। तो इसको ये ट्रिकी था। नॉर्मली एज, ए और कुछ जगह पे ए और एन के प्रयोग में आपको ध्यान देना है। ही लुक्स एज स्टूपिड, एज एन ऑल हो जाएगा, ऑल वॉवेल साउंड है ये, इसलिए एन लगेगा। इज डाउटफुल वेदर ही विल कम, प्रोनाउन जो है इट इज डाउटफुल, बहुत इजी है। इम्पर्सनल प्रोनाउन है ये, इट इज, अनडाउटफुल, डाउटफुल, इस तरीके का सेंटेंस को। आइदर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट फेल्ड इन देयर ड्यूटी, ठीक है, यहाँ पे हिज ड्यूटी नहीं आएगा, याद रखिए। यहाँ प्लूरल नाउन है असिस्टेंट्स के लिए, इसीलिए प्लूरल प्रोनाउन का उपयोग हम लोग किए हैं। fill in the blanks using the most appropriate relative pronoun। तो he was the most eloquent speaker whom I ever heard, ठीक है। whom जो है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, you heard whom, किसको, तो इसीलिए whom। a triangle whose three sides are equal is called an equilateral triangle, ठीक है। तो ये बहुत इजी है। whom, whose जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज होता है। अ ट्रायंगल whose three sides are equal is called an equilateral triangle। तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज होता है, इसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है when expressing possession, ठीक है। अब कुछ टिप्स देखते हैं।
आप इसको तो जानते हैं, ए बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, अ बुक, अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यू वाई है इसलिए आ आया है। उसी तरीके से एन आवर, एन एमबीए, आ एमबीए नहीं होता है, एन एमबीए, एमबीए ए आ रहा है। तो प्रोनाउंसिएशन वाला पार्ट को भी हम लोग को देखना है। आप ऑक्सफोर्ड का ए ऑन बी का एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी का उपयोग कर सकते हैं। कभी कभी हम लोग को सुन के देखना भी चाहिए, हालांकि मैं पर्सनली उसको सुन के किया हूं, पर बोलते समय भले ही आप ऐसे अंग्रेजी टाइप करना बोलें, छत्तीसगढ़िया टोन पे ही रहें, छत्तीसगढ़ी मातृभाषा के टोन पे ही, जहां जरूरत पड़े वहां पे शुद्धता के साथ भी आप फोनेटिक्स का यूज करें। द फॉर स्पेसिफिक थिंग, द ताजमहल, द गंगा, ठीक है, इस तरीके की चीज के लिए। प्रोनाउंस पर्सनल, डिमॉन्स्ट्रेटिव और इंडेफिनिट, आई, वी, ही, सी, इट, दे, इसके लिए एग्जाम्पल है पर्सनल प्रोनाउन के। ऐसे ही आपको दूसरे इम्पर्सनल पर्सनल प्रोनाउन जो है उसको आपको देखना है। इसमें आपको अगर देखना है, देखो पॉजिटिव में माई, योर, देयर, किसी का, हीज, ही, देयर, इंडेफिनिट में समवन, एनीवन, एवरीबॉडी, इम्पर्सनल में इट इज रेनिंग, नो स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ठीक है, कोई विशेष सब्जेक्ट नहीं है, इसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। रिलेटिव प्रोनाउंस का देख लीजिए, हु, हुम, हुज, व्हिच, दैट। हु जो है सब्जेक्ट है, किसके लिए, कोई आदमी, हुम किसका, फॉर पर्सन्स, ऑब्जेक्ट, हुज किसका, हुम माने कौन, किसको, ऐसा टाइप का, हुज माने किसका, पोजीशन के लिए, व्हिच थिंग्स के लिए, व्हिच थिंग्स, व्हिच एनिमल, दैट पर्सन या थिंग दोनों के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इस एस्पेक्ट को नोट करके रख सकते हैं। क्वेश्चंस कुछ देख सकते हैं इसमें, क्वेश्चन को आप बाद में भी देख सकते हैं और इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आगे चल के। फिल इन द ब्लैंक्स, एन ऑनेस्ट मैन इज रिस्पेक्टेड, ठीक है, ऑनेस्ट के साथ एन, यूज करेक्ट प्रोनाउंस, ईच ऑफ द गर्ल्स हैज हर ओन बैग, ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच के साथ होता है इसलिए हर, ठीक है, देयर नहीं आएगा यहाँ पे। फिल विद रिलेटिव प्रोनाउन, द बुक, that or which, that you gave me is lost, which you gave me is lost, articles। तो साउंड वर्सेस स्पेलिंग बेस्ड यूजेज, इसको आपको देखना है आर्टिकल में, ये एक कीवर्ड है, इस आयाम को आपको ध्यान में रखना है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, इसको भी देखना है, प्रोनाउंस में एग्रीमेंट और क्लैरिटी जो है उसको रखना है। रिलेटिव प्रोनाउंस में टेबल विद एग्जांपल्स, कंफ्यूजन पॉइंट्स लाइक हुज एंड हुम, ये आप बना के रख सकते हो कुछ का, अगर आपको एसएससी बैंकिंग या अंग्रेजी में विशेष महारत हासिल करनी है तो ये टेबल वाला काम आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एडवर्ब्स, मॉडल्स और वोकैबुलरी कॉन्टेक्स्ट का, फादर वर्सेस फदर, नियरेस्ट वर्सेस नेक्स्ट, इस तरह का क्वेश्चन जो आया है ये कॉन्टेक्सुअल ग्रामर का यूज को आपका चेक करता है, समझ को, आपके अंडरस्टैंडिंग को, सेंटेंस के पोजीशनिंग का भी इसको आपका चेक करता है ये वाला आयाम। फिल इन द ब्लैंक्स विद फादर एंड फर्दर, नो फर्दर रीजंस वर गिवन, और कोई रीजन नहीं दिया गया, नो फर्दर रीजंस वर गिवन। फर्दर का प्रयोग कब होता है, एब्स्ट्रैक्ट जब है, दूरी या विस्तार के लिए, ठीक है, जैसे कि एक्सप्लेनेशन, डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट, नो फर्दर argument, no further discussion will play, I stop this issue, we wind up this issue now, no further discussion will take place, I will hear no explanation, direct action will be taken further in further issues, ऐसे करके explanation। further का उपयोग शारीरिक दूरी के लिए, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिए। फिजिकल डिस्टेंस के लिए, शारीरिक नहीं फिजिकल, भौतिक दूरी, शारीरिक क्यों, भौतिक,
ठीक है, फिजिकल डिस्टेंस, ठीक है। A burglar was taken to the nearest police station, ठीक है, इजी है, स्थान की दृष्टि से सबसे पास, नियरेस्ट। नेक्स्ट क्रम में, क्रोनोलॉजी में, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट स्टूडेंट, इन द लाइन। उसी तरीके से रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इंसर्टिंग द गिवन एडवर्ब्स और एडवर्ब फ्रेज नॉर्मल पोजीशन में। सी गोज टू द सिनेमा, सलजम, ठीक है, गोज टू द सिनेमा। गोज है, ईएस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ई और ईएस, एस और ईएस वाला कंसेप्ट आपको पता है, बहुत इजी है। आई हैव टू रीच द ऑफिस बाय 9:30 यूजुअली, आई यूजुअली हैव टू रीच द ऑफिस बाय 9:30, कभी कभी का एक्सेप्शन चलता है, ठीक है। बाय मतलब उससे पहले, 9:30 से पहले या 9:30 तक मुझे पहुंचना है। फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स जो है सलजम, यूजुअली, ऑफन को मेन वर्ब्स के पहले लगाते हैं, ये आयाम को आपको ध्यान रखना है। टाइम एडवर्ब्स जो है वो आखिरी में लगाते हैं, बाई या सीन्स या इस तरीके का जैसा भी रहता है उसको अंत में लगाते हैं। तो ये एक टिप है। यूज अप्रोप्रिएट मॉडल्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। आई couldn't solve the problem, it was too difficult, बहुत इजी है। It might rain tomorrow, it may rain tomorrow भी हो सकता है, बट might जो है रिमोट पॉसिबिलिटी है, ठीक है। could और couldn't जो है वो आपके कैपेसिटी का, कॉम्पिटेंसी के बारे में है, पास्ट एबिलिटी या इनेबिलिटी, क्षमता। और might जो है वो रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए है। may जो है नॉर्मल है। एडिशनल एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं, फार्दर और फर्दर का मैंने फिजिकल। He walked farther into the forest, additional या abstract। We need further discussion on this matter before we reach to any decision or conclusion। इस तरीके का आप देख सकते हैं। अभी और एग्जांपल देखते हैं नियरेस्ट और नेक्स्ट में। क्लोजेस्ट डिस्टेंस में नियरेस्ट जो है, she lives in the nearest house। क्लोजेस्ट इन द सीक्वेंस, see you next week। नेक्स्ट द डोर वाला कंसेप्ट है, ठीक है। अब कैन, कुड, शुड, मस्ट, मे, माइट का कैन कुड जो है वो पॉसिबिलिटी है, एबिलिटी है। आई कैन, ठीक है, पॉसिबिलिटी, पावर, अथॉरिटी को दिखाता है। आई कुड डांस वेल, शुड और मस्ट ऑब्लिगेशन है। यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट। यू शुड जो है वो थोड़ा कम स्ट्रेंथ का है। मे और माइट जो है वो पॉसिबिलिटी का है। इट माइट रेन टुडे, इट मे रेन टुडे ऑल्सो होता है, पॉसिबिलिटी ज्यादा दिखाना है तो माइट है। तो नो फर्दर डिस्कशन इज रिक्वायर्ड। The nearest doctor on the call helped her. He might have passed if he had studied well, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ जो आपके लिए सजेशंस हैं, एडवर्ब्स जो है वो प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू मेन वर्ब्स, इसको आपको ध्यान रखना है। एडवर्ब्स जो पहले वाला या बाद में लगेगा, मॉडल्स जो है वो उनका स्ट्रेंथ में, मे, माइट, शुड, मस्ट, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, ये ग्रेविटी के आधार पे भी होता है। तो इसको लगातार आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे और इन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन करेंगे, देन यू वुड बी एबल टू नो दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स। इट इज नॉट दैट वी कैन रिमेंबर और फैक्चुअली हम इसको रट सके, ऐसे आयाम नहीं है। इसको धीरे धीरे करके वोकैबुलरी के कंटेक्स्ट को, जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है, स्पेशली जो स्ट्रेंथ है, जो अभी मैं बोल रहा था ग्रेविटी, जिसको मैं बोल रहा था, किसको यूज करना है। वोकैबुलरी का कंसेप्ट जो है, कंफ्यूजिंग पेयर को तो आप देखना ही है, प्रीवियस ईयर पेपर, और इसके लिए आप यूपीएससी का जो जीएस भाषा का, लैंग्वेज का पेपर है उसको भी देखिए, एमपीएससी और राजस्थान का भी क्वेश्चन पेपर देखिए, तो सीजीपीएससी बहुत आसान हो जाएगा। इसके प्रीवियस क्वेश्चन और आंसर को अगर आप देख लेते हैं तो मुझे लगता है इंग्लिश के ये वाला आयाम को आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते ही रहना चाहिए हमें। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ये, दिस इज वन ऑफ द वेरी लो हैंगिंग फ्रूट इफ वी विश टू गेन मैक्सिमम स्कोर, मैक्सिमम मार्क्स, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है
तो आपके रीडिंग स्किल्स का, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स का, एबिलिटी का और एक्सप्रेशन का अपने शब्दों में ही इसका जजमेंट करता है। तो ये मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, इसका आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा और ये हमारे आप CGS बाय उमेश ऐप से इसको निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन हम लोग अपने इसके साथ दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक जो है। तो इसमें जो सजेशंस है उसको मैं जरूर दूंगा। देखो थीम जो आया था इसको मैं पढ़ के बता देता हूं, चलो देख लेते हैं। एग्रीकल्चर हैज चेंज्ड ड्रामेटिकली इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स, फूड एंड फाइबर प्रोडक्टिविटी हैज इंक्रीज्ड ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजीज। कुछ आपको अंडरलाइन करते चलना है, न्यू टेक्नोलॉजीज, ड्रामेटिकली, मैकेनाइजेशन एंड एनहांस्ड केमिकल यूज। ऑल्दो these changes have had many positive effects and reduced many risks in the farming, there has been many problems also। ठीक है, बहुत सारे रिस्क और पॉजिटिव इफेक्ट आया, बहुत सारे रिस्क को रिड्यूस किया फार्मिंग में, लेकिन फिर भी कुछ कुछ प्रॉब्लम। प्रोमिनेंट अमंग दीज आर टॉप सॉइल डिप्लेशन, ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन, यूज ऑफ डिक्लाइन ऑफ फैमिली फार्म्स, कंटिन्यूड नेग्लेक्ट ऑफ लिविंग वर्किंग कंडीशन फॉर फार्म लेबरर्स। ठीक है, increasing cost of production and disintegration of economic and social condition in rural. To achieve sustainability in agriculture, we must meet the needs of the present. Stewardship of both natural and human resources is of prime importance. Stewardship of human resource include consideration of social responsibilities such as working and living condition of laborers, the needs of rural communities, the consumer health and safety both in the present and the future. Sustainability का meaning, stewardship of land and natural resources involves maintaining and enhancing these vital resources for the long term. How has agriculture changed in the last few decades? तो अरे मिटा डाला, कोई बात नहीं। How has agriculture changed in the last few decades? What are the present day problems in the farming? How can we achieve sustainability? ये कुछ क्वेश्चंस है। तो हाउ हैज एग्रीकल्चर चेंज, मैं डायरेक्टली कोई आंसर पे आता हूं, फिर एक्सप्लेनेशन यहीं पे दिया है। एग्रीकल्चर हैज बिकम हाईली मैकेनाइज्ड एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन, यहीं से निकालना है हमको, दिया हुआ रहता है, आपको खोजना रहता है कहां पर है प्रोडक्टिविटी। अब इसमें क्या होता है, इसका ट्रिक है, जब भी आप अनसीन पैसेज या इस तरह का कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन बेस्ड ये देखें, आपको क्वेश्चन को भी पहले से ही देख लिए रहना है, पढ़ने से पहले आप एक बार क्वेश्चन को जरूर देखें क्या क्या क्वेश्चंस दिए हैं। Fiber has increased due to the use of advanced tools, chemical fertilizers, scientific methods. Use of mechanizations, chemical inputs and new technologies has improved the output. ये आपको मैंने इसीलिए अंडरलाइन भी करवाया था, हाईलाइट, but it also brought negative effects like environmental damage and rising cost. What are the present day problems in farming? तो जो मेन प्रॉब्लम्स है उसको हम गिना दिए, ये तो साफ साफ दिख रहा था। Despite higher productivity, farmers today face serious ecological, social and economic problems. ठीक है, how can we achieve sustainability in agriculture? अब कैसे पाएंगे, तो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए, by meeting the needs of the present without compromising the future resources. This includes responsible use of natural and human resources called stewardship. ठीक है, आते हैं सस्टेनेबिलिटी को। देखिए, सस्टेनेबिलिटी का दो एस्पेक्ट है, इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल प्रोडक्शन प्लस सोशल इक्वालिटी इन द प्रेजेंट आल्सो एंड इन द फ्यूचर आल्सो। अब देखो इसमें, हाउ कैन आवर ह्यूमन रिसोर्सेज बी प्रोटेक्टेड इन द लॉन्ग टर्म, कैसे होगा, बाय एंश्योरिंग फेयर वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन फॉर फार्म लेबर्स, मीटिंग द नीड्स ऑफ रूरल कम्युनिटीज, प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर हेल्थ एंड सेफ्टी। This comes under stewardship of human resource। तीन टाइप का बताया है जो क्वेश्चन में, आप इसको देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। What meaning can you deduce from the word stewardship? अब इसका मतलब है बेहतर तरीके से हमारा मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ वैल्यूएबल रिसोर्सेज नेचुरल या ह्यूमन, स्पेशली फॉर द फ्यूचर यूज, क्योंकि तीन जगह पे इसका मेंशन आया है जो कि फ्यूचर एस्पेक्ट के लिए विशेष बताया है। गिव एन एप्रोप्रिएट टाइटल टू द फ्रेज, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नीड फॉर द फ्यूचर, या फिर एक ये भी दे सकते हैं, ये भी मुझे ठीक लग रहा है, मॉडर्न फार्मिंग एंड इट्स चैलेंजेस। ठीक है,
अब यहाँ पे कौन कौन से कीवर्ड्स जो आए थे आपको देखना है, स्टेवर्डशिप, सस्टेनेबिलिटी, रूरल इकोनॉमी, स्ट्रक्चर जो है इंट्रो, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन का रहा है। अब इसमें पहलू क्या रहा है, इसको रीराइटिंग कर सकते हैं हमारे खुद के वर्ड में, क्लैरिटी, अवॉइडिंग कॉपिंग फ्रेजेस। इसके लिए कुछ एस्पेक्ट्स है जैसे कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, कुछ और प्रैक्टिस कर सकते हैं, डिफाइन इन योर ओन वर्ड्स हाउ इज फैमिली फार्मिंग अफेक्टेड बाय मॉडर्न ट्रेंड्स। ये आप लिख के हमको कमेंट सेक्शन में भी भेज सकते हैं या हमारे ऐप को डाउनलोड करके उसमें चैट में भी आंसर करके देख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर और चेक इवेलुएट योर आंसर। अब इसमें टिप्स क्या है, बड़े बड़े जो गद्यांश हैं या फिर सेंटेंसेस हैं उनको छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको डिवाइड करना है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है पढ़ते हुए और उन्हें सरल शब्दों में लिखना है। इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है जैसे कि इसमें आया था स्टेवर्डशिप, सस्टेनेबिलिटी, कंटेमिनेशन, इन सबको आपको देखना है। प्रेसी राइटिंग जो है बहुत छोटा सा है ये। डेंजरस स्पोर्ट्स आर ऑफन एक्टिविटीज दैट पीपल टेक पार्ट इन एग्जैक्टली before because there is an element of danger involved. The facts that these dangerous sports have killed a number of people does not prevent some people from trying them out. Totality figures are hard to determine as event organizers understandably do not wish bad publicity for the event. Nevertheless, there are few sports that can claim to be world's most dangerous sports. Although there is no official ranking, there are few sports that pop up on the list time and again, मतलब बार बार। High up on the list of dangerous sports literally is base jumping. In this activity, the participant jumps from high buildings, bridges or sides of the cliffs. The purpose of the base jumping is to wait as long as possible before eventually pulling the parachute cord. There is no safety net and no alternative means of stopping before you hit the ground. Figures estimate that around 15 people are killed each year due to base jumping. Base jumpers have always left from the Golden Gate Bridge, Eiffel Tower and Empire State Building. People who try this sport almost always end up getting arrested because it is illicit and some don't even lie long enough to get incarcerated. तो मतलब ऊपर चले जाते हैं। तो देखो समरी बहुत छोटा सा एक बना है। The passage discusses, अब इसको देखो, ओरिजिनल थीम को देखो। The passage discusses dangerous sports, especially base jumping, and how people still pursue them despite having high fatality rates. It notes the thriller fact, lack of official fatality figures, and the illegality and the consequences of such sports. अब इसमें क्या करना है, आपको वर्ड्स को, लाइन को मेनली एक लाइन में कितने वर्ड्स हैं और टोटल कितने लाइन है उसको एक बार कर लेना है और उसका 1/3 के आसपास देखना है। तो प्रीसीज जैसे कि इसके लिए मैंने जो निकाला है, सम पीपल engage in dangerous sports like base jumping purely for the thrill, despite the high risk involved. These sports often lead to injuries or deaths and fatalities are underreported. To avoid negative publicity, base jumping in particular is illegal in many places and those who attempt it may either get arrested or lose their lives before facing consequences. ठीक है, टाइटल अगर देखा जाए तो दूसरा वाला मुझे ठीक लगा, रिलीजियस परसूट ऑफ थ्रिल, ये बहुत ही ज्यादा क्लिष्टता के साथ रिप्रेजेंट किया गया है, इसीलिए आप इसको ही देखें, रिस्किंग लाइफ फॉर एडवेंचर। ठीक है, तो इसमें टिप्स जो है आपको टोन को देखना है, किस तरीके का टोन है, कंसाइज, ऑब्जेक्टिव और थर्ड पर्सन लिखना है। आपको अवॉइड करना है डायरेक्ट कोट्स को, रिपीटेशन को, एग्जांपल्स को। क्या क्या फोकस करना है, सेंट्रल थीम पे आपको फोकस करना है, कॉज इफेक्ट और कंक्लूजन वाले पार्ट को आपको फोकस करना है। अब प्रेसी राइटिंग के डूज और डोंट्स का मैंने एक लिस्ट बनाया है छोटा सा। पैसेज को हमेशा 2 बार पढ़ना है, ठीक है, और कुछ अंडरलाइन करना है तो कर सकता है। आइडेंटिफाई द कोर आइडिया, ठीक है, कोर आइडिया को आइडेंटिफाई करके अपने शब्दों में लिखना है। आपको दूसरों के शब्द में या जो दिया है उसको लंबे लंबे शब्दों में लिखने की कोशिश नहीं करना है, आपको थीम को समझते हुए उसको
मिनिमाइज करना है, कोर मैसेज को डिलीवर करना है, यूज लॉजिकल सीक्वेंस, ठीक है। डोंट क्या है, नो पर्सनल ओपिनियन, अपने तरफ से कोई ऐड नहीं करना है, ठीक है। नो कॉपिंग ऑफ सेंटेंस, कॉपी पेस्ट करेंगे तो मार्क्स जो है वो कम होंगे आपके। जनरली बहुत सारे हमारे अभ्यर्थी हैं, इवन मैंने देखा है कि सीजीपीएससी के साथ साथ इवन यूपीएससी एस्पिरेंट्स आल्सो समटाइम्स कॉपी पेस्ट द लाइंस। मैं भी एक समय में ऐसा किया करता था 10वीं 11वीं से पहले, पर 12वीं के बाद मेरे टीचर्स को पता है और बाकी साथी भी जानते हैं, मैं एक लाइन को याद करके 2 बार नहीं लिख सकता, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश। आई ऑलवेज विल change the answer in my own word because I am used to write my own answers based on my comprehension of the topic। तो ये होना चाहिए जनरली, इसलिए आपको याद करने का, रटने का और कुछ बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता। If you comprehend the topic well, you will be able to write any answer or any precis in your own words, ठीक है। अगर आप मन समझ सका था और थोड़ा वोकैबुलरी अच्छा है कोर आइडिया, तब प्रेसी राइटिंग करना बहुत आसान है भाई। अपन शब्द में करना है, रटना नहीं है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। कॉपी पेस्ट करिए तो नंबर है कम हो ही, ठीक है। यूजफुल ट्रांजिशंस हाउएवर देयरफॉर इन कंक्लूजन डिस्पाइट ड्यू टू, ये जो ट्रांजिशन में इस टाइप के शब्दों का आपको प्रयोग करना है, प्रैक्टिस करना है। तो जैसे कि कुछ पैसेज में आप कर सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन चैलेंज, क्लाइमेट चेंज और एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिसपे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो साथियों, ये 8 क्वेश्चन जो है 50 नंबर के सीजीपीएससी मेंस में 2025 में आए थे, जिसको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है और कुछ टिप्स भी मैंने दिए हैं आपको। अब हम लोग नेक्स्ट इसमें हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा को भी देखेंगे, पर मैं ऐसे का भी मैंने एनालिसिस किया हुआ है और ऐसे आपको दिख सकता है आसानी से। और सीजीएस रायपुर का जो ऐप है उसका नाम है सीजीएस बाय उमेश, आप इसको जरूर डाउनलोड करें, सीजीएस बाय उमेश। यहाँ पे आप पीडीएफ आपको मिल जाएगा। हमारे YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रखें, बिकॉज वी विल डिस्कस द यूपीएससी क्वेश्चंस आल्सो and CGPSC mains, as well as we will focus into this year's upcoming prelims of CGPSC and UPSC. In fact, there have been some news that the vacancy of chief municipal officer CMO का भी vacancy आ सकता है। And if you remember, the level of difficulty which was introduced in CGPSC came from 2018 CMO only। उसके बाद ही थोड़ा रेज हुआ बार, जो कि बहुत ही अच्छा था। एडीआई जैसे प्रश्नों का जो लेवल गिरा है उस तरीके का नहीं था। तो सीएमओ का मैं तो आशा करूंगा कि सीएमओ का पृथक प्रश्न पत्र के माध्यम से ही एग्जाम हो, और अगर हो तो पिछले बार जैसा ही क्वेश्चन का लेवल, अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो, सब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस ना हो। तो आप तैयारी जारी रखें। आप प्रीलिम्स और मेंस के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको अगर कोई सहायता चाहिए तो डेफिनेटली मेंटरशिप के माध्यम से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपके सफलता के कॉज का एनालिसिस हम लोग करते हैं, कुछ सॉल्यूशन देने का कोशिश करते हैं, which basically is based on our one-to-one conversation and some diagnostic tools and techniques we generally deploy since last few years। जो हमसे जुड़े हुए हैं उन साथियों को पता है। तो ये ऐप है, आप हमारा डाउनलोड जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उससे जुड़ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बस इतना ही। तो देखिए कुछ और क्वेश्चंस हैं अगर आपके मन में इंग्लिश भाषा को लेकर, तो आप निसंकोच मुझे दिए हुए नंबर में, यहाँ पे नंबर दिया होगा, ये नंबर है मेरा, इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं। इट इज 9301727212। और सीजीएस रायपुर जो है राजेंद्र नगर वेंकीविला में है। आप हमारे ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन मोड पे हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली इसके बाद मैं सोच रहा हूँ हिंदी
के कुछ पार्ट को डिस्कस करूंगा, पूरा को नहीं डिस्कस करूंगा। छत्तीसगढ़ी पेपर के भी कुछ पार्ट को एनालिसिस के साथ डिस्कस करूंगा, पर उससे पहले ऐसे का एनालिसिस हम लोग करेंगे और इंडिविजुअल एसेस भी हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा है और हमारे ग्रुप में और ऐप में शेयर किया है। जैसे कि छत्तीसगढ़ बजट के लिए मैंने वो ऐसे को लिखा था, ज्ञान से गति की ओर, और एक हिंदी और एक इंग्लिश दोनों में लिख के शेयर किया हुआ हूँ, तो आप उसको जरूर देखिए और उसको हो सकेगा तो हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और आप हमारे वीडियो को बेहतर करने का, एक्सप्लेनेशन को बेहतर करने का सजेशन जरूर दीजिए। बहुत गाली बकने का जरूरत नहीं है, हम लोग टीचर जो है टीचर ही रहता है, पर एक सजेशन, क्रिटिकल एनालिसिस के साथ फीडबैक देना आवश्यक है, जिससे कि बेहतरी आ सके आपके फायदे के लिए ही। सो थैंक यू सो मच। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।